महादेव, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सीजीएल रिज़ल्ट के बारे में। कल सीजीएल का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, यानी कि 5 दिसंबर को, और आप में से काफ़ी बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और कुछ एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे, रो स्कोर कर रहे थे, क्योंकि आरबी का जो एनालिसिस हमने देखा था उस हिसाब से आप बिल्कुल क्लियर करने वाले थे। लेकिन अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपने क्लियर नहीं किया होगा, तो ये बहुत सी प्रॉब्लम बहुत से एस्पिरेंट फेस कर रहे हैं कि हमारे तो इतने अच्छे मार्क्स आए फिर भी हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे सीजीएल के रिज़ल्ट के बारे में। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट कमेंट्स कर रहे थे कि दी आपका सीजीएल का रिज़ल्ट क्या रहा, कैसा रहा, आप बताइए कि आपने कैसा पेपर दिया। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी और जो रियल कट ऑफ आई उसमें काफ़ी डिफरेंस है। क्योंकि आरबी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि 130, 131, 132 इस रेंज में अगर आप हैं तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन बहुत एस्पिरेंट ऐसे हैं कि जिनके 130, 31, 32 ने बल्कि 137, 150, 151 नंबर है, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, विच इज़ वेरी मिस्टीरियस कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा कैसे हुआ है कि 151 वाला बच्चा भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इस पे तो शायद बाद में हमें कुछ क्लैरिफिकेशन मिले। लेकिन कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 153 कट ऑफ गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है कंसीडरिंग की वैकेंसी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थी। ओबीसी की 146 गई है, एससी की 126, एसटी की 111, ईडब्ल्यूएस की 142 गई है, ओएच की 113, एचएस की 64 और 65 ही कह लो आप, और ईएसएम की 70 गई है। तो आप देख सकते हो कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है और ज़्यादा वो भी नहीं है कि मतलब हमने सोचा था कि अच्छी चली जाएगी, कम जाएगी, हम तो हो जाएंगे क्लियर, की ज़्यादा वैकेंसी है तो शायद और अच्छा रहे। तो उस हिसाब से काफ़ी चीज़ें हमारी यहाँ पे वेरी कर गई हैं। अब देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ बच्चों का बहुत अच्छे नंबर थे और उनकी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। अब देखिए, आप यहाँ हैं, हो सकता है आप में से काफ़ी एक्सपीरियंस का क्लियर ना हुआ हो और अभी बहुत ज़्यादा हताश हो आप कि क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आ रहा है। और कुछ एस्पिरेंट है जिनका हो चुका है, जिनको पहले से ही पता था, काफ़ी एक्सेप्शनल स्कोर किया था कि हमारे तो हो जाएगा। और कुछ थे जो तैयारी में लगे हुए थे, उन्हें पता था होगा तो भी ठीक है, क्योंकि तैयारी हम बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखिए, रिज़ल्ट मेंस में हमारे पास लगभग 1.5, लगभग 1.5 महीना बचा है और अभी रिज़ल्ट आया है। अब जो एस्पिरेंट इस इंतज़ार में थे कि रिज़ल्ट आएगा फिर तैयारी करेंगे, और मान लीजिए उनमें से किसी का हो गया, तो आप समझ सकते हैं इस 1.5 महीने में वो क्या करेंगे। और जो एस्पिरेंट शुरू से ये तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी कितनी अच्छी होगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी एग्ज़ाम में कुछ भी आपको डाउट हो तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ो, क्योंकि डाउट करने से क्या होगा, पढ़ाई करने से ही होगा ना जो भी होगा। तो पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो, आपको वो लगातार करते रहना है। मेंस की डेट ऑलरेडी हमें पता है कि 18, 19 और 20 आ चुकी है, हमारा मेंस उस दिन होने वाला है। और एसएससी ने साथ के साथ हमें एग्ज़ाम की डेट भी दे दी है। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में होने वाला है, एडवर्टीज़मेंट आपकी अप्रैल में आ जाएगी, यानी कि अप्रैल में फॉर्म आएंगे और जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। कम से कम आपके पास 6 से 7 महीने अभी बचे हैं, जिनमें आप बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कि आप आराम से मेंस के लिए भी अभी से प्रिपेयर कर सकते हो खुद को। तो ये सब तो हो गई छोटी छोटी बातें। अब मुद्दे की बात पर आते हैं, जो आपको डाउट था कि दी आपके नंबर कितने बन रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि दी अपने नंबर बताओ, आपका रिज़ल्ट कैसा रहा। तो देखिए, मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुकी हूँ और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं ऑलरेडी एएसओ सेलेक्टेड हूँ और करंटली मैं काम कर रही हूँ एज एन एएसओ। मैं तो जॉब में हूँ, मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। अब सीजीएल के थ्रू जो सबसे हाईएस्ट जॉब हो सकती थी, जो मेरी प्रेफरेंस थी एएसओ, वो तो मुझे मिला हुआ है। तो दोबारा से सीजीएल में तभी देती अगर मुझे डिपार्टमेंट चेंज करना होता, या फिर मुझे मिनिस्ट्री में कोई चेंज चाहिए होता, या फिर मान लीजिए एएसओ नहीं, मुझे इनकम टैक्स या कोई और प्रेफरेंस की जॉब होती तो सेंस भी बनता। अगर मैं अभी ऑलरेडी एएसओ हूँ तो मैं बार बार पेपर क्यों दूँ। अगर मैं बात करूँ कि मेरे सीजीएल में नंबर कितने रहे, जो आप सबको काफ़ी बार डाउट हो जाता है, वैसे तो मैंने ऑलरेडी अपना रिज़ल्ट आप सबके साथ में मल्टीपल टाइम शेयर कर रखा है। लेकिन मेरे जो नंबर थे वो प्री में मेरे 158 मार्क्स थे, तो मेरा प्री तो क्लियर हो चुका था। और जब मैं मॉक पेपर्स वगैरह देती थी तो ऑन एन एवरेज मेरे 155 से ऊपर ही नंबर रहते थे। हार्डली कोई ऐसा पेपर होता था जिसमें 140 या 150 के बैंड में होते थे, बहुत मुश्किल से। अदरवाइज़ 155, 157, 158, 163 इसी रेंज में मेरे नंबर रहते थे। किसी किसी में एक्सेप्शनली 175, 187 ऐसे भी चले जाते थे, क्योंकि जीके पे मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया था
और अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में देखिए मैथ्स में मेरे 67 मार्क्स थे, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने स्किप ही कर दिए थे। और देखिए ये माइंडसेट होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ स्किप करना है, कहाँ स्किप नहीं करना है। तो जब मैं क्वेश्चन स्किप भी कर रही थी, आप समझ रहे हो, 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो आपने स्किप ही कर दिए, तो आप कितना डिमोटिवेट हो सकते हो। लेकिन मुझे पता था कि इतनी तैयारी के बाद अगर मैं 5 क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ तो बहुत बच्चे स्किप कर रहे होंगे, तो घबराना नहीं है। तो यहाँ पे तो मेरे 67 मार्क्स थे, और रीजनिंग वाले में मेरे 79 मार्क्स थे। यहाँ मुझसे गलती हो गई होगी, शायद 79 ही थे। और इंग्लिश के अंदर 127 आए थे, और जीके में मेरे 58 मार्क्स थे, पर कट कटाकर बाद में जो उन्होंने फिर से क्वेश्चंस चेंज किए, कुछ क्वेश्चन को वो किया, तो मेरे 49 मार्क्स रह गए थे। यानी कि इस तरीके से मेरे जो ओवरऑल मार्क्स थे वो 322 नंबर बन रहे थे, और 322 के अंदर मेरे को ASO मिल गया था। ASO की कट ऑफ 320 गई थी, तो इस हिसाब से मैं ऑलरेडी ASO सेलेक्टेड हूँ, तो मैंने ये वाला एग्ज़ाम नहीं दिया। इस एग्ज़ाम को देकर मैं एक सीट ही ख़राब करती। तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। जो मुझसे बार बार आप कमेंट्स में पूछते हो दी आपकी क्या रैंक रही, आपका क्या रिज़ल्ट रहा, आप तैयारी करो, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, अपनी रिवीजन पे ध्यान दो। तो मैं ऑलरेडी ASO हूँ, तो मैं आप सबके साथ एज अ गाइड काम कर रही हूँ, ताकि आपको वो परेशानियाँ ना आएँ जो मुझे फेस करनी पड़ी थी। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। आप यहाँ इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपको एक एक चीज़ एक एक तरीके से कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ का रिप्लाई दूँ। आप देखेंगे तो आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा कि मैंने ऑलमोस्ट हर कमेंट का रिप्लाई दे रखा है, जो भी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबकी हेल्प करूँ। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपका SSC CGL क्वालिफाई नहीं हुआ, मान लीजिए कि आपने सोचा था कि क्वालिफाई हो जाएगा और अब नहीं हुआ, तो डिसअपॉइंट होना आपका बनता है, थोड़ा हताश होना बनता है, थोड़ा दुख भी मना लेना, लेकिन अपनी पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ठीक 6 महीने के गैप के बाद आपका फिर से एग्ज़ाम है। आप ये मत सोचिए कि आपसे सब कुछ छिन गया है। आप ये सोचिए कि बस 6 महीने पीछे हो गई है मेरी चीज़ें, जो सक्सेस मुझे 6 महीने पहले मिल सकती थी, बस वो अब 6 महीने बाद मिलेगी। आपको ये एटीट्यूड रखना है, और एक एक दिन बहुत क्रूशियल है आप सबके लिए। तो एक एक दिन अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। टारगेट स्टडी हमारा चल ही रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। मेंस वाले बच्चे भी बहुत बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ तैयारी अपनी कंटिन्यू की हुई है। और ऐसे ही CGL वाले 2025 की टारगेट स्टडी चल रही है, जिसमें हम साथ में सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। और अभी तो डेट अनाउंस हो गई, तो उसके बाद तो हमें और रिग्रेसली पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपका थोड़ा दुख मनाना बनता है, क्योंकि आपको किसी चीज़ की उम्मीद थी, और जाहिर सी बात है कि हम इंसान हैं, हमें दुख होता है। लेकिन आप इस दुख को अपने पर इतना हावी मत होने देना कि आप अपना नुकसान खुद कर लें। वो चीज़ आपको नहीं करनी है, उस बात का ध्यान रखना। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।